नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संस्था के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उसका विकास और सामाजिक जीवन में महत्व, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपकी जानकारी के लिए पुनः मेरे इस चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। हम हमारे सामाजिक जीवन को व्यतीत करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की समितियों के सदस्य होते हैं और यह समितियां हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करती है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर, समिति के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सामाजिक जीवन के लिए गठित इन समितियों का संचालन कुछ विशेष कार्यप्रणालियों और नियमों के अनुसार किया जाता है और उन कार्यप्रणालियों और नियमों के माध्यम से समितियां अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न करती हैं। इन्हीं नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था को हम सामाजिक संस्था कहते हैं। संस्था सामाजिक नियमों तथा कार्यप्रणालियों की उस व्यवस्था का नाम है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने की अनुमति देती हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामाजिक मूल्यों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये संस्थाएं व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान करती हैं और कार्यप्रणालियों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से अब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मेरिल और एलरिच के अनुसार सामाजिक संस्थाएं आचरण के वे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं में से मुख्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ है। वह आचरण के कुछ प्रतिमानों के माध्यम से व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति प्रदान करती हैं। गिलीन और गिलीन का कथन है कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफी स्थायित्व होता है तथा जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। गिलीन और गिलीन के अनुसार सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थाएं हैं और इन सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित जो नियम हैं वह सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं और इनमें एक प्रकार का स्थायित्व पाया जाता है। आकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। आकबर्न और निमकॉफ के अनुसार संस्थाएं व्यक्ति की आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं को संगठित माध्यम से, स्थापित प्रणालियों के माध्यम से पूरा करने का एक प्रयास है, पूरा करने की सामाजिक स्वीकृति है। संस्थाएं मनुष्य की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और यह मानवीय आवश्यकताएं आधारभूत प्रकार की होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्था जिस माध्यम से अपना कार्य संचालन करती है, जिस माध्यम से व्यक्ति को अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने की आज्ञा होती है, उसकी संस्था की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में पहली है नियमों एवं कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। संस्था का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी संगठन से नहीं होता। व्यक्तियों का ऐसा संगठन समिति कहलाता है। संस्था अनेक नियमों और कार्यविधियों की एक व्यवस्था है। ये नियम, कार्यविधियां अनेक विचारों, जनरीतियों, लोकाचारों, लिखित नियमों और कानूनों के रूप में देखने को मिलती है। संस्था अमूर्त होती है। संस्था एक ऐसा संगठन नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके। आंखों से देखा जा सकने वाला संगठन मूर्त संगठन कहलाता है। संस्था की प्रकृति अमूर्त है। संस्था का निर्माण अनेक नियमों और कार्यविधियों के द्वारा होता है और इन नियमों और कार्यविधियों के माध्यम से हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। इसलिए संस्था की प्रकृति अमूर्त होती है। संस्था को सामूहिक स्वीकृति प्राप्त होती है। संस्था के जो नियम होते हैं उनको सामूहिक स्वीकृति प्राप्त होती है। यदि नियमों की किसी व्यवस्था का निर्माण कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए कर लिया जाएगा
तो इस प्रकार की व्यवस्था को संस्था नहीं कहा जा सकता। संस्था कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि नियमों की कोई भी व्यवस्था संपूर्ण समूह या समुदाय की स्वीकृति प्राप्त हो। जब उसे संपूर्ण समूह और समुदाय की स्वीकृति प्राप्त होती है, तभी उस प्रकार की कार्यप्रणाली या नियम संस्था का स्वरूप ग्रहण करते हैं। एक या अनेक सुपरिभाषित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था अपने एक या एक से अधिक सुपरिभाषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो स्पष्ट होते हैं, जो व्यवहारिक होते हैं, काम करती है। संस्था के उद्देश्य इतने स्थायी होते हैं कि आवश्यकताओं या परिस्थितियों में परिवर्तन हुए बिना इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। सभी संस्थाओं का कार्य एक विशेष समूह के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना और पारस्परिक संघर्ष की जो संभावना है उसे दूर करना होता है। आवश्यकताओं और परिस्थितियों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप संस्था की कार्यप्रणालियों में भी, संस्था के नियमों में भी परिवर्तन आता है, परंतु यह संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए और उनके मध्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में होने वाले किसी भी प्रकार की संघर्ष की संभावना को रोकने के लिए होती हैं। और इस नाते संस्था के एक या एक से अधिक अनेक सुपरिभाषित उद्देश्य होते हैं। तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायित्व। कार्य करने का कोई भी तरीका जब बहुत लंबे समय तक चलता है और उपयोगी प्रमाणित हो जाता है, तभी वह संस्था का स्वरूप ग्रहण कर पाता है। और इसके उपरांत जब व्यवहार का वह तरीका स्वीकृत हो जाता है समाज द्वारा, समूह द्वारा, और संस्कृति का अंग बन जाता है, तब उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को उचित नहीं माना जाता। और इसलिए संस्थाएं तुलनात्मक रूप से स्थायित्व वाली होती हैं, तुलनात्मक रूप से स्थायी होती हैं। तुलनात्मक रूप से स्थायी होने का तात्पर्य है कि आवश्यकता पड़ने पर, बहुत आवश्यकता पड़ने पर समूह और समाज की स्वीकृति से ही इनमें परिवर्तन आता है। एक समाज के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन हो जाने के बाद भी सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में, सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणालियों में बहुत कठिनाई से परिवर्तन हो पाता है। प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है और यह प्रतीक उस संस्था की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। यह प्रतीक भौतिक भी हो सकते हैं और अभौतिक भी। विवाह एक संस्था है। इसमें निहित भावनाओं को अनेक मंत्रों, हवन, वेदी, कलश, मंडप जैसे प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। संस्था एक सामूहिक घटना है। जब एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न विचार अथवा उसके कार्य करने का तरीका बहुत से व्यक्तियों द्वारा उपयोगी समझकर उसे व्यवहार में लाया जाता है और एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसके पश्चात वह संस्था का स्वरूप ग्रहण कर पाता है। तो एक व्यक्ति का विचार संस्था का स्वरूप ग्रहण करता है, परंतु उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। इस प्रकार संस्था के विकास में सामूहिक प्रयत्न सम्मिलित है और इसीलिए संस्था को एक सामाजिक घटना माना जाता है। अब हम संस्था के विकास के संबंध में भी चर्चा करेंगे। संस्था का विकास कैसे होता है, इसे समनर ने अपनी पुस्तक जनरीति, अंग्रेजी में फॉगवेज, में स्पष्ट किया है और वह उस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं कि एक व्यक्ति का विचार कैसे संस्था का स्वरूप ग्रहण करता है, अनेक चरणों पर चलते हुए। आप इसे पीपीटी में देख रहे हैं। आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किसी संस्था का विकास सर्वप्रथम एक विचार के रूप में होता है और जब एक व्यक्ति का यह विचार उपयोगी सिद्ध हो जाए तो उसके कारण वह स्वयं अपने विचार के अनुसार आचरण करता है और उसे पुनरावृत्तिपूर्ण ढंग से बार बार दोहराता है। तब यह उसकी आदत बन जाती है। उसकी आदत की उपयोगिता को देखकर जब अन्य व्यक्ति उसका अनुसरण करने लगे, उसके अनुसार कार्य करने लगे, तो वह सामूहिक स्वीकृति के पश्चात जनरीति बन जाती है। जब अनेक पीढ़ियों के बहुत से लोगों का उसमें अनुभव का समावेश हो जाता है, तब वह चौथे स्तर पर एक प्रथा बन जाती है। धीरे धीरे इस प्रथा को संपूर्ण समूह की, संपूर्ण समाज की स्वीकृति मिल जाती है और उसमें समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है। समूह कल्याण के लिए वह प्रथा आवश्यक समझी जाती है। तब यही प्रथा एक रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेती है। जब इस रूढ़ि को अनेक नियमों के द्वारा एक स्पष्ट ढांचा प्राप्त हो जाता है, तब हम उसे संस्था कहते हैं।
समनर के शब्दों में संस्था में एक अवधारणा और एक संरचना दोनों का समावेश होता है। संस्था का विकास एक व्यक्ति के विचार, उसकी पुनरावृत्ति, समूह द्वारा उसकी पुनरावृत्ति, समूह की स्वीकृति और उसके बाद स्वीकृति के अनेक चरणों पर चलते हुए वह संस्था का स्वरूप ग्रहण करता है। आप इसको पीपीटी में देखकर और समझ सकते हैं। संस्था के मुख्य कार्य या महत्व। प्रत्येक संस्था व्यक्ति, समूह और समाज के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, समाज में व्यवस्था का निर्माण करती है, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण को स्थापित करती है और इससे समाज में संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। गोल्डनर ने संस्थाओं के सभी कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। पहला भाग है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से संबंधित कार्य और दूसरा भाग है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कार्य। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना और समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना। संस्था के कार्य बहुत व्यापक हैं और इन व्यापक कार्यों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति का संपूर्ण सामाजिक जीवन व्यवस्थित बना रहता है। संस्था व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्थाओं का मुख्य कार्य मनुष्य की मानवीय आवश्यकताओं को वैध रूप में पूरा करना होता है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से पूरा करना होता है। जैसे विवाह संस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी जैविकीय आवश्यकताओं को वैध ढंग से पूरा करता है। संस्थाएं व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती हैं। हमें हमारा जो सामाजिक जीवन है उसको जीने के लिए संस्थाएं मार्गदर्शन करती हैं कि व्यक्ति को कैसे अपनी प्राणीशास्त्रीय, पारिवारिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इससे व्यक्ति के जीवन में सरलता आती है। यदि संस्थाएं व्यक्ति का मार्गदर्शन ना करें तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन त्रुटि करने में और उसका सुधार करने की प्रक्रिया में ही व्यतीत हो जाएगा। परंतु चूंकि हमारा मार्गदर्शन हो जाता है, हमें बता दिया जाता है कि हमें इस कार्य को इस ढंग से करना है, तो इससे हमारा सामाजिक जीवन सरल बन जाता है। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्कृति की विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का कार्य संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों में समानता लाती है। प्रत्येक संस्था एक समाज के सभी सदस्यों के व्यवहार में एक जैसी समानता स्थापित करती है। एक जैसा व्यवहार करने की उनसे अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार सभी लोगों के द्वारा एक जैसा कार्य करने का परिणाम यह होता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन में सुदृढ़ता आती है। सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाना भी संस्थाओं का महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे जीवन में परिवार, धर्म, कानून जैसी संस्थाओं के कारण ही अनुशासन और नैतिकता है। अनुशासन और नैतिकता के माध्यम से हम हमारा सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं और यह अनुशासन और नैतिकता ही हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावपूर्ण बनाती है, नियंत्रित रखती है। व्यक्ति को सामाजिक स्थिति प्रदान करना भी संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त सामाजिक स्थिति प्रदान करना और उस स्थिति के अनुसार कार्य करने की उस व्यक्ति से अपेक्षा करना, यह संस्था के द्वारा किया जाता है। यह संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है और इसके परिणाम स्वरूप ही सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार की संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को एक पदवी मिलता है उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार और उससे उसके अनुसार भूमिका को निर्वाह करने की अपेक्षा भी की जाती है। मेरा विश्वास है कि आपका यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। यह भी अनुरोध है कि आप अपनी प्रतिक्रिया कृपया वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अंकित करें। बहुत धन्यवाद।